हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें हमारा यूनिट कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, चैप्टर नंबर 3 है। और इसके अंदर हम लोग आपका नाजीवाद और हिटलर का उदय की जो कहानी है, जो स्टोरी है, आपका सेकेंड, आपका वर्ल्ड वार की, उन सारी स्थिति को, हर एक पहलू को, हर एक पहलू के उस पन्ने को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें पढ़कर सारी चीजों को बहुत अच्छे से इसमें देखेंगे और इनकी जांच पड़ताल करेंगे और सारे के विषय में हम लोग आपका जानेंगे। थोड़ी कहानी आपको अजीब और आपको नई लग सकती है, शायद आपने ना सुनी हो, लेकिन मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको सरल भाषा में अच्छे से आपको समझाऊं ताकि आप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपका समझ सकें, आप उसको पढ़ सकें और किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आपको ना हो। मेरी ऐसी आपसे उम्मीद रहेगी। तो बच्चों, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कुछ महावीर क्लास के बच्चे अपनी कक्षाओं में नहीं बैठे हैं, तो सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में आपका बैठ जाइए और पूरी तरह से टॉपिक को ध्यान दीजिए और टॉपिक में पूरा मगन होकर इस टॉपिक को आपका समझिए कि आखिर में एक उस समय की हम स्टोरी को, हम उस समय की आपका चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जब आपका 1945 के टाइम में आपका नाजीवाद का जो उदय है वो आपका प्रारंभ होना शुरू होगा और हिटलर कैसे तानाशाह बनेगा। इस पूरी कहानी को कौन कौन से अध्याय इसमें जुड़ेंगे, उन सबको हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और वो आपका देखेंगे। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है नाजीवाद और हिटलर का उदय। अब ये है हिटलर महोदय, ध्यान दीजिए। कौन है ये आपके? हिटलर महोदय। आप इनको देख लीजिए, अजीब सी मूंछ का स्टाइल, कोट पहने हुए, हाथ में कैप और कोट सूट में बिल्कुल टाई वाई लगाकर बिल्कुल फिट ये व्यक्ति हैं। इनको आपको देखना है। आइए हम अपनी जो हमारा जो अपना आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के स्टोरी से लेकर सारी चीजों को हम लोग आपका शुरू करते हैं और हर एक पहलू पर, हर एक पन्ने पर हम लोग आपका विचार करेंगे और इसमें आपका देखेंगे। देखिए, सबसे पहले से 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। कितने उम्र का लड़का है? ध्यान दीजिए, आपको 11 वर्ष की आयु का लड़का दिखाई देगा, ठीक है। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। वे घबराए भारे स्वर में कह रहे हैं, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिर मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदने में बिताया। कहाँ बिताया बच्चों? बहुत सारा वक्त खेलने कूदने में आपका बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। क्या कर लिया? जो उसके फादर थे उन्होंने क्या कर लिया? अपने आप को अपने ऑफिस में ही गोली मार ली। हेलमुट की यादों के वह क्षण अभी भी जिंदा हैं जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलावा ही जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ देखा था उसे दिलो दिमाग से इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह अगले 9 साल तक घर के एक कोने से बाहर नहीं खा पाया।
उसे यही डर सताता रहा कि उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। कह रहे हैं कि अपने घर में एक कोर भी नहीं खाया, कोर मतलब एक टुकड़ा भी नहीं खाया। उसको डर था कि कहीं उसकी माँ, उसकी जो मदर है, उसको जहर ना दे दे और वो आपका मर ना जाए। ये जो डर था जिससे कंटिन्यूअस आपका सता रहा था। ठीक है, आगे देखिए। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चों नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। अब देखिए, नाज़ियों और जो उनके नेता थे नाज़ियों के, वो कौन थे? हिटलर थे। ठीक। अब हिटलर ने क्या काम किया था बच्चों, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हिटलर की जो ताहना आपका शाही थी, उसके दम पर ही पूरे विश्व में उनको एक आपकी व्याख्याति कह लीजिए, पहचान कह लीजिए, वो उनको आपका मिली हुई थी। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के आपके कटिबद्ध था। अब हिटलर क्या चाह रहा था कि सबसे अगर ताकतवर कोई देश बने तो कौन बने? वो आपका जर्मन। कौन कर रहा था ऐसा प्रयास? ध्यान दीजिए, ऐसा प्रयास कर रहा था एक व्यक्ति और उसका नाम था हिटलर, कि जर्मन क्या हो? सबसे बड़ा ताकतवर हो। देखिए, ये उस समय का फेज है, उस समय का समय है जब देशों के बीच केवल यही लड़ाई थी कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, और शायद आज भी यही लड़ाई कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन उस ताकत ने अपना रुख बदला है। आज हम लोग अपनी जीडीपी के हिसाब से, आर्थिक रूप के हिसाब से अपने आप को मजबूत अवगत करवाते हैं कि हम कितने सशक्त हैं, हम कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, और कितना हमारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रुतबा है। उसी के हिसाब से लोग अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं। आइए, आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नासीबाद सिर्फ इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं था। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। कह रहे जो नाजी है ना बच्चों, नाजीवाद, ये नाजीवाद कोई ऐसी नहीं है कोई आपकी एक आध छोटी मोटी आपकी घटना हो गई हो। कह रहे एक पूरी संरचना है, और संरचना का मतलब होता है पूरा एक स्ट्रक्चर है। क्या है? पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा। आइए समझने की कोशिश करें कि नाजीवाद का मतलब क्या होता है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज से डरते थे। कह रहे कि हेलमुट का जो पिता था, उन्होंने हत्या क्यों की थी और वे किस चीज से वो आपका डरते थे, उस चीज को उन्होंने सोचा था। आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। मई 1945 में जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के सामने अपना समर्पण कर दिया। अब आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ तो वर्ल्ड वार के दौरान दो गुट थे, एक को बोला गया मित्र राष्ट्र और दूसरों को बोला गया शत्रु राष्ट्र। ऐसे देखिए आप लोगों, और मित्र राष्ट्र में जर्मन बड़ा ताकतवर था। अजब क्या हुआ कि जब 1945 में जर्मनी ने क्या कर दिया, आपके मित्र राष्ट्रों के सामने अपना समर्पण कर दिया। समर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना, सरेंडर कर दिया है। तो हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हल होने वाला है, हाल होने वाला, यानी कि अब लड़ाई किस लेवल पर जाने वाली है, क्या चीजें होंगी, ये हमको देखना है। ठीक, अब देखिए, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली। कह रहे उसी का, हिटलर का एक आपका मंत्री था, उसने क्या काम करा, आपका बर्लिन गया,
बर्लिन में एक बंकर बना होता है। बंकर होता है बच्चों, जमीन के अंदर आपका गड्ढा खोद कर कुछ रहने के लिए छोटा स्थान बना लेते हैं और वहां जाकर उसने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यू हैम्बरबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराध, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध, युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। क्या सौंपा गया बच्चों? उनका जो आपका जिम्मा है उस अदालत को सौंपा गया। युद्ध के दौरान के व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ कर दिए गए। उसके अपराध की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृतज्ञों की दुनिया भर में निंदा की गई। और कह रहे हैं ये कृतज्ञ क्या थे, ऐसे कौन से काम थे उस अदालत के? मान लीजिए हिटलर के, मान लीजिए नाजी, जो आपका नाजी थे, नाजीवाद यानी कि फांसीवाद भी बोलते हैं नाजीवाद को, वो क्या थे, क्यों कर लिया गया ऐसा आखिर? इन सब चीजों की हम लोग बात करें। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मन ने जनसंहार शुरू करा, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारे जाने लगा। अब देखिए, समझिए क्या था। जर्मन में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका प्रारंभ हुआ तो जर्मन में आपका नरसंहार, नरसंहार का मतलब समझते हो? मनुष्य को मारना जिनकी बिना वजह, जिनकी कोई रीजन ना हो, अगर आप उसको मारते हैं और कारण केवल नस्लवाद हो, ऐसे को जनसंहार कहते हैं। यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। नस्ल जानते हो? देखिए, काला, गोरा, अफ्रीकन, यूरोपियन, इंडियन, अफ्रीकन, इस तरह के आपका नस्लवाद होते हैं। रेसिज्म की बात करते हैं। इस युद्ध में मारे गए लोगों की 60 लाख यहूदी, कितने लोग मारे गए बच्चों? 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, ये काले होते थे, यूरोपियन कंट्री जैसे थे, और 10 लाख पौंड के नागरिक साथ थे। ये लोग भी इतने मारे गए। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किया गया। 70,000 जर्मनी नागरिकों को भी मार डाला गया। इनके अलावा ना किसी जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों की भी मौत के नींद सुला दिया। और कितने भी ऐसे आपके राजनीतिक विरोधी थे जिनको क्या कर दिया गया, आपका नींद की मौत उनको आपका सुला दिया गया। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको दिखाई देगा। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मरने के लिए आवासीय जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोग एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। यूरेन एम्बर अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा हुई। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। कह रहे जिन नाजियों को आपका सजा मिली थी, वो सजा उनके मुकाबले जिन्होंने लोगों को यातनाएं दी थी, जिस तरह से लोगों को मारा था, वो बड़ी कम थी। कैसी थी? वो बड़ी आपका कम थी। और ये सब चीजें आपकी देखने वाली। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मन पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह दंड पहले विश्व युद्ध पर जर्मनी पर थोपा गया था। और क्या हुआ था? वो इस तरह का कोई दंड थोपना नहीं चाहते थे जिस तरह से आपका प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को ऊपर थोप दिया। थोपना मतलब होता है लादना, जबरदस्ती कोई चीजें, अपनी इम्पैक्ट, रूल, रेगुलेशन, नियम लगाना। बहुत सारे लोगों का मानना था कि विश्व युद्ध के आखिर में जर्मन के किस तरह के अनुभव से गुजरे से नाजी जर्मनी का उदय में योगदान रहा। कह रहे बहुत लोग ऐसा मानते थे कि जिस तरह से आपका प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था
उस प्रथम वर्ल्ड वॉर में किस तरह से लोगों का अनुभव रहा और जो आपके नाजी थे उन नाजियों ने जर्मन में किस तरह से युग में अनुदान रहा और क्या उनका अनुभव था, उस अनुभव की भी ये थोड़ा पहचान करने की आपका बात कर रहे थे। देखिए कुछ इमेज आपको दिखाई देगी, डार्क बैक पिक्चर में है, आप इस इमेज को ध्यान से देखिएगा एक बार। देख लिया? चलिए कुछ चीज और सीखते हैं थोड़ा सा। ये एक शब्द देखना, नाजी शब्द जर्मन भाषा के एक नस्योरान के प्रारंभिक अवसर से लेकर बनाया गया है। नस्योरान शब्द हिटलर की पार्टी का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था। ये आपको ध्यान देना है। अब है थोड़ा सा वाइमर गणराज्य का जन्म। समझिए क्या है वाइमर गणराज्य। अब आप सोच रहे हैं कि आपको नाजियों की जो स्थिति है, नाजी कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी घटना तो आपको पता चल चुकी है। कि नाजी है क्या? जर्मन के वो लोग हैं जो के मूल हैं और यहूदियों को और जिप्सियों को तथा अन्य लोगों को उन्होंने वहां आपका मारा है। केवल किसके लिए? खाली आपका नस्लवाद के लिए। ठीक है, किसके लिए? केवल आपका नस्लवाद के लिए। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान दीजिए कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्ति यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाए। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप की आर्थिक दृष्टि का निचोड़ कर रख देगा। अब सबको ये लगता था कि जो युद्ध चलने वाला है वो बहुत कम आपके समय तक चलेगा और जल्द ही हमको क्या मिलेगा? आपका बेनिफिट मिलेगा। किसी को ये नहीं लग रहा था कि युद्ध हमको निचोड़ देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत के में सफलताएं हासिल कर ली, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया तो इस खेमे में काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों? जर्मनी को भी आपका घुटने आपका टेकने पर उसको मजबूर कर दिया गया। यानी कि स्थिति आपका दिन पे दिन आपका बिगड़ती जा रही थी। अब देखिए, साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था का एक नए ढांचे को ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। किस पर? ध्यान दीजिए, उनको आपका जर्मन में एक नया मौका मिल गया कि अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वो आपका एस्टेब्लिश कर सकें और ये है अपॉर्चुनिटी उनको क्या हो गई? आपका उपलब्ध हो गई। इसीलिए सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। क्या करा गया? एक बैठक यानी कि असेंबली बुलाई गई और उसमें क्या हुआ? संसदीय आधार पर एक लोकतांत्रिक आपका संविधान पारित किया गया। अब देखिए, जब हमारा संविधान बना है तो हमारे संविधान में जर्मन से भी कुछ चीजें ली गई हैं और जर्मन के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए, जैसे आपातकालीन व्यवस्था को हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइक्सटैग के लिए जर्मन प्रतिनिधि का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतें सहित सभी वयस्क
नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया? सार्वभौमिक एवं समान जो आपका मताधिकार है वो आपका प्रयोग किया गया। अब मुझे बताइए बच्चों, भारत में मत ऑब्लिक कहें वोट देने का अधिकार, जो आपका वोट पड़ता है, कितने वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार है? जल्दी बताइए कि भारत में आप किस एज ग्रुप के बाद या एज के बाद आप चुनाव में वोट दे सकते हैं? क्या 10 साल का बच्चा वोट दे सकता है? 16 साल का? बच्चों तो ध्यान दीजिए, भारत में 18 वर्ष की आयु जो आपका लड़का हो या लड़की, अगर अपना 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं? अपना वोट यानी कि मत का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी कि सबको अपने वोट डालने का राइट्स है, और राइट्स में बस एक ही कैटेगरी को मेंशन किया गया है कि उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। अब देखिए, लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। आप कह रहे कि जो नया रिपब्लिक जो आपका बन रहा था, अब ये सबका शासन था, इसमें कोई नाजीवाद, कोई फांसीवाद, कोई यहूदी या कोई जिप्सी इस प्रकार के लोगों का नहीं था, सबका था ये। तो कुछ लोगों के रास मतलब भा नहीं रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी एक वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयों ने देश पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी, और कह रहे जब पहला विश्व युद्ध हारे तो इन पर बहुत सारी क्या आपको थोप दी गई, शर्त, नियम, संधि, ये सब लागू कर दिया गया। मित्र राष्ट्रों के वर्ना संधि हुई। शांति संधि जर्मन की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। कह रहे जो वर्साई की जो आपकी संधि थी, ये वर्साई की संधि क्या थी? बोलते हैं कि जर्मन के लोगों के लिए बड़ी कठोर और अपमानजनक महसूस हो रही थी कि जबरदस्ती उन पर अपने नियम आपके थोपे जा रहे थे। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने उपनिवेश, करीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथियानिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी को रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने अपनी सेना भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वॉर ग्लेट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 दशक तक ज्यादा मित्र राष्ट्र का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मन ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। समझ आया बच्चों? आखिर में जब वर्साय की आपकी जब संधि हुई थी प्रथम वर्ल्ड वॉर में, तो बोलते हैं कि जर्मन का बहुत बड़ा योगदान था इस युद्ध को करवाने में। इसलिए बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीजें जर्मन पर ही आपकी थोप दी गई थी। आइए थोड़ा सा एक बार हम लोग चित्र को हम लोग आपका देख लेते हैं। मैं बहुत सारी चीजें हमारे इस चित्र से आपकी क्लियर हो जाएंगी और हम लोग इसको समझ सकते हैं। देख लिया? अब जर्मनी को आप लोग देख रहे हैं। जर्मनी में आप इसको पूरा रीजन को आप एक बार बहुत अच्छे से मैप में देखिए, फिर मैं आपको कुछ चीज इसमें आपकी बताने वाला हूं कि क्या आपकी चीजें हैं और किस तरह से ये है। आप इसको समझें थोड़ा सा और इस पर विचार करें। देखिए,
ये है आपका जर्मन। जर्मन में ये है राइनलैंड, ठीक है, और ये आपका पश्चिमी प्रवास है, और ये आपका पूर्वी प्रशासन है, और लुथियाना, देखिए, और ये पोलैंड। और जर्मनी से ये वाली जो आपकी जमीन है, जो आपको टैडस करके दिखाई दे रही है, ये सारा रीजन आपका जर्मनी से ले लिया गया था, और ये चीज भी आपका इधर से ले ली गई। यानी कि आप ये कहेंगे वर्साई की संधि में जर्मन को बहुत आर्थिक रूप से आपका तोड़ दिया गया था, ताकि वो उभर ही ना पाए किसी तरह से भी। और इस तरह से जर्मन के आपका लोगों को लगा कि जो वर्साई की संधि हुई है ये अपमान है जर्मनी के लोगों का, और ये उन्होंने ऐसा फील किया। अब कह रहे हैं कि वर्साई की संधि के बाद जर्मनी का जो नक्शा है उस इलाकों को आप लोग इसमें देख सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर कट हो जाए कि क्या स्थिति बनी हुई थी। अब देखिए थोड़ा सा 1.1 यूनिट है युद्ध का असर। इंपैक्ट क्या हुआ युद्ध का, असर क्या हुआ, इस असर को हमको देखना है। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर तोड़कर रख दिया। यानी कि आर्थिक रूप से तो ही आपका कमजोर किया ही, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल भी इस पे इम्पैक्ट हुआ, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था इस युद्ध ने। अब मुझे बताइए, युद्ध का शब्द लेना, अग्रेसिव होकर लड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन युद्ध को करना और युद्ध के बाद के इम्पैक्ट जो होते हैं वो युद्ध करने से भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। क्योंकि किसी युद्ध को करने के लिए कितनी आर्थिक गतिविधियों को रोकना पड़ता है, कितने बजट को युद्ध में धकेलना पड़ता है, और कितनी सारी चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और उनको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि पूरे महाद्वीप में क्या हो गया, लोग आपका मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से और इकोनॉमिकल रूप से दोनों स्तर पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। पहले क्या था बच्चों, लोग यूरोप चाहते थे कि चलो हम आपका कर्जा ले आते हैं, हमको पैसे चाहिए तो हम लोग यूरोप से ले आते हैं, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब यूरोप उल्टा पैसे मांग रहा है। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात बाइबर गणराज्य से वसूला गया। अब यानी कि विडंबना मान लीजिए कि करे कोई और आपका भरे कोई और, ये कहावत है ना, तो ऐसा ही कुछ जर्मन के साथ हो रहा था। काम किया था आपके पुराने राज्य ने और वसूला किससे गया, आपका नया गणराज्य से। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय का अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो उठाना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्थिति पर भी अपंगता हो चुकी थी। यानी कि अपमान मिला वो अलग, अपराधजनक चीजें मिली वो अलग, और सबसे बड़ी बात है आर्थिक रूप से भी इसको तोड़ दिया गया पूरा। बाइमन गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनीपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की अकड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर में के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक की शुरुआत राजनीतिक घटनाक्रम पर असर पड़ा। क्या हुआ कि जो राजनीतिक घटनाक्रम थी उस पर इसका आपका असर पड़ा। अब देखिए, पहले महायुद्ध के ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, महायुद्ध था, उसमें जो आपका यूरोपियन जो आपका समाज था और जो वहां की पॉलिटिकल व्यवस्था थी
उस पर एक अपनी छाप यानी कि स्पेशल कुछ चीजों का इम्पैक्ट आपका छोड़ा। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया गया। कह रहे तो सिपाही जो आपको युद्ध में लड़ा उनको क्या मिला, आपका जो आम आपके नागरिक थे उनसे ज्यादा उनको सम्मान दिया गया। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रमण, ताकतवर और मर्दाना गुण होना चाहिए। मीडिया को खलंगों की जिंदगी का महिमा खंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही के खदकों की बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहे से घिरे रहते थे। वे जहरीले गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी का सामना कर रहे थे। अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रमण, फौज, प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई थी। यानी कि जिस तरह लोग मर रहे थे, किस तरह से वहां चूहे आपकी बॉडी खा रहे थे, जहरीली गैस रही थी, उनके साथियों को मरता देख रहे थे, लेकिन जो राष्ट्र का सम्मान था, जो प्रतिष्ठा थी, उनको देखकर सारी चीजें गौण माने कम लगती थी उनके सामने। जबकि हाल यह था कि सत्ता में आई रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था। दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का ही सामना करना था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनको इसमें जो आपकी अस्थिरता फैली हुई है, अनस्टेबिलिटी है, उस अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करना और उसके साथ काम को करना, ये एक बहुत बड़ी क्या थी, एक आपकी संकट की घड़ी मान लीजिए, आप इसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट मान लीजिए, ये चीजें आपको दिखाई देंगी। इसमें हमने असर को देखा कि कैसे उस युद्ध का इम्पैक्ट हुआ था, कैसे आर्थिक रूप से और कैसे अपराधों के चीजों में वाइमर जो गणराज्य था उसको तोड़ दिया गया। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए देखते हैं अगला 1.2 राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। ठीक, आइए इस यूनिट पर हम लोग अपना विचार करें और इसको हम बहुत अच्छे से देखें। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी ही स्पार्टकिस लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों को सोवियत बनाई गई, लेकिन बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म का शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादी डेमोक्रेटिक कैथोलिक गुट ने वाइमर को इकट्ठा होकर इस प्रकार का शासन प्रशासन के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कॉर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सपोर्ट क्रिस्टो ने जर्मन के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे थे। अब देखिए, सब क्या था, अपने अपने बाप के चक्कर में लग गए थे। ठीक, राजनीतिक रेडिकलवादी विचार 1923 के आर्थिक संकट और को बल मिला। जर्मन का पहला विश्व युद्ध मोटे मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मन के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त
होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मन के कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया गया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके के रूप में कब्जा कर लिया। यह जर्मन के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मन के फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रियता प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापांकन शुरू किया। यानी कि आप यहाँ की उठक पटक को आप बहुत अच्छे से देख सकते थे और इसको आप महसूस कर सकते थे कि आखिर में ये क्या हो रही थी और किस प्रकार की ये उठक पटक थी। तो आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने जर्मन की स्थिति को और वाइमन गणराज्य की स्थापना को हम लोगों ने आपका देखा कि क्या स्थिति इसमें हो चुकी थी, क्या सारी चीजें थी, किस प्रकार से जर्मनी की स्थिति और खास कर उसका सामाजिक और आर्थिक रूप कैसा हो गया था, उस पर हम लोगों ने इस टॉपिक में आपका विचार किया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और लेक्चर को रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।